ब्यूरो चीफ संदीप भमरकर भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे और डिटेल में समझेंगे। रायपुर की गढ़ी जरा समझा दीजिए बाकी सीटों के बारे में, अंकुश। सभा सीट से तस्वीर साफ हो गई है। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। बाकी लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो कोरबा से एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। कोरबा ऐसी सीट रही है जो 2019 में बीजेपी के हाथ से खिसक गई थी। वहां पर पूर्व सांसद और पूर्व राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। दुर्ग जिले की वो रहने वाली हैं और वहां अब वो कोरबा में जाकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। सरगुजा की अगर हम बात करें तो सरगुजा से चिंतामणि महाराज को चुनावी मैदान में उतारा गया है। चिंतामणि महाराज वही है जो अभी 2023 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कुछ वहां पर टिकट की घोषणा जब हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस दौरान कुछ बात नहीं बनी। इस कारण से उनको जो है वो नाराज चल रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी और बृजमोहन अग्रवाल ही हैं जो उनको कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में लेकर आए थे। तो अब सरगुजा से चिंतामणि महाराज को वहां पर चुनाव में मैदानी में उतार दिया गया है। और अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, उनकी जगह पे अब तोखन साहू को मौका दिया गया है। इसके अलावा दुर्ग लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ में चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था विजय बघेल को। तो विजय बघेल को चूंकि अभी वो सांसद हैं और सांसद रहने के साथ साथ उनकी टिकट एक बार फिर से रिपीट की गई है। राजनांदगांव की अगर हम बात करें तो संतोष पांडे सांसद हैं ऑलरेडी और उनको एक बार फिर से टिकट रिपीट की गई है। मतलब उनका कार्यकाल केंद्रीय नेतृत्व को पसंद आया और उनका अच्छा योगदान संगठन में भी रहा है। वर्तमान में जो 2023 का लोकसभा विधानसभा चुनाव हुआ है उस विधानसभा चुनाव में भी उनका बड़ा सहयोग रहा है। तो इन तमाम चीजों को ख्याल में रखते हुए कुछ नए नामों की अगर हम बात करें तो एक सूची के आधार पर अगर देखें तो जो नए नाम है जैसे राधे श्याम जिनको रायगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, कमलेश जांगड़े जांजगीर चांपा से काफी सक्रिय नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और अगर हम बात करें तो रूप कुमारी को महासमुंद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारे हैं। बस्तर लोकसभा सीट की साधना सिंह इस समय आप देख रहे हैं आप देखिए किस तरीके से साधना सिंह शिवराज सिंह चौहान का तिलक लगा करके आरती करके स्वागत कर रही है और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा पति पत्नी का। देखिए एक लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति में ये चेहरा जो है वो सत्ता का सिरमौर बना हुआ था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से प्रदेश की कमान संभाल रहे थे। साधना सिंह उनके साथ शाना बशाना चलती थी, कंधे से कंधा मिलाकर हर बार नजर आती थी। कुछ दिन का एक तरीके से विराम कहा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव का जो नतीजा था वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया। उसके बाद जीत दर्ज हुई, लेकिन उनको दूसरी जिम्मेदारियां दी गई और एक नया नेतृत्व दिया गया मध्य प्रदेश को। लेकिन अब देखिए नए रोल में और नए जिम्मेदारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान आगे मैदान में नजर आएंगे और एक बार फिर से देखिए चुनावी यात्राओं में नजर आएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और उनका जो क्षेत्र होगा वो विदिशा होगा। भोपाल से खबरें आ रही थी कि भोपाल से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन भोपाल से उन्हें नहीं, अब उन्हें विदिशा से ही टिकट दिया गया है। माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान खुद चाहते थे कि विदिशा से उन्हें टिकट मिले और विदिशा देखिए कितनी बड़ी और अहम सीट है, जहां पर कभी सुषमा स्वराज रही, अटल बिहारी वाजपेयी रही, और वो सीट वहां से अब शिवराज सिंह चौहान मैदान में होंगे। और जब वो सिर्फ अपने सीट के लिए ही जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो वहां पर ही प्रचार करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी पूरे प्रदेश में रहेगी और प्रदेश के बाहर भी दिखाई देंगे। लेकिन अब विदिशा में खास तौर पर केंद्रित रहेंगे और ये तस्वीरें बहुत अहम, जब साधना सिंह जी हैं वो उनका स्वागत कर रही थी। और संदीप भमरकर हमारे साथ ब्यूरो चीफ भोपाल से लगातार बने हुए। संदीप देखिए तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई, छत्तीसगढ़ की तो पूरी तस्वीर साफ है, लेकिन मध्य प्रदेश की 24 सीटें 5 होल्ड कर दी गई। 24 सीटों में देखते हैं तो 9 सीटें ऐसी जहां पर पुराने सांसदों को रिपीट किया गया, 7 सीटें ऐसी जहां पर टिकट काटे गए। ये जो पूरी तस्वीर निकल करके सामने आ रही, मैं चाहता हूं कि अगर आप पॉइंट वाइज समझा सके हमारे दर्शकों को आसान लहजे में। देखिए बीजेपी जो चौंकाने वाले डिसीजन लेती है, इस बार फिर चौंकाने वाले डिसीजन लिए हैं और जो अभी तक कयास लगाए जा रहे थे वो सारे कयास यहाँ पे धराशायी साबित हुए हैं।
बीजेपी के मामले में ये कहा जा रहा था कि इस बार शायद कुछ नए चेहरों को मैदान में उतारेगी और ये जो पुराने चेहरे हो चुके हैं, उम्र दराज चेहरे हो चुके हैं, शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी ने यहाँ एक बार फिर से चौंकाया है। यहाँ पर जो है एक बार फिर से नाम वो दोहराए गए, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते भले ही विधानसभा का इलेक्शन वो हार गए थे, लेकिन उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से रोडमल नागर, महेंद्र सिंह सोलंकी, सुधीर गुप्ता काफी पुराने सांसद रहे हैं मंदसौर इलाके से, लेकिन उनको फिर से टिकट दिया गया है। कुछ जगह पे रतलाम में जीएस डामोर, इससे पहले आदिवासी सांसद हुआ करते थे, लेकिन उसकी जगह अब नया नाम जो महिला है अमिता नागर सिंह चौहान पूर्व विधायक की पत्नी, उनको अब यहाँ से टिकट दिया गया है। यानी महिला चेहरों को उतारने की तैयारी है। इन 24 नामों में से 4 नाम हमको नजर आते हैं जो महिला के हैं। इसमें संध्या राय ऑलरेडी भिंड से सांसद हैं। लता वानखेड़े सागर से नई कैंडिडेट उतारी गई है। लता वानखेड़े महिला आयोग में अध्यक्ष रही है, महिला मोर्चा की में भी रही है, सक्रिय रही है, काफी पुरानी महिला लीडर है। महिला मोर्चा को खड़ा करने में उनका काफी योगदान रहा है। उसके बाद में अब उनको बतौर सांसद उनको चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। एक चौंकाने वाला नाम और है लोकेंद्र, यहाँ देखें तो दमोह में राहुल सिंह लोधी को यहाँ मौका दिया गया है। राहुल सिंह लोधी इससे पहले जो है कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उसको पिछला कुछ टिकट नहीं दिया गया था और अब राहुल सिंह लोधी को यहाँ पर फिर से दिया गया है। गणेश सिंह के मामले में यह कहा जा रहा था कि शायद उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन सतना से उनका टिकट दोहराया गया है। और जो एक मूल बात यह है कि हम ये समझ लें कि बीजेपी ने इस बार विश्वास जाहिर किया है उन चेहरों पर जो लगातार जीतते आ रहे हैं, उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। जो कुछ सीटें छोड़ दी गई है उसके बारे में रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो यहाँ पर बीजेपी ने 29 में से 24 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित करके कांग्रेस से मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली है। पुराने चेहरों पर दाव लगाया गया है, ये एक और बढ़त है। चेहरे नहीं बदले जाएंगे। उस दौर में जब बीजेपी नए चेहरों को मौका दे रही है, पुराने चेहरों पर दाव लगाया जाना एक बार एक नई रणनीति की ओर इशारा करता है। बात है। नहीं, लेकिन संदीप वैसे मैं सऊद आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, सऊद मोहम्मद खालिद, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं 5 सीटें जो होल्ड की गई हैं उनके लिए क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का नाम नहीं है, नरेंद्र तोमर का नाम नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय का नाम पैनल में था, उनका नाम नहीं है। क्या इन 5 सीटों में इन लोगों के नाम आ सकते हैं? एक बात। और जो बाकी 24 सीटें हैं उन सीटों पे जो कयास लगाए जा रहे थे नरोत्तम मिश्रा के बारे में या नरेंद्र तोमर के बारे में भी कुछ खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें उतारा जा सकता है। अभी तो कम से कम उनके नाम सामने नहीं है। उनके सामने नाम नहीं है। मुरैना से शिवमंगल सिंह तोमर को मैदान में उतारा गया है। यानी जिस सीट से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ते थे वहां पर कोई और होंगे। जो ग्वालियर से उनकी नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी हो सकती थी, यहाँ पर भी भरत सिंह कुशवाहा जो नरेंद्र सिंह तोमर के ही समर्थक हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर की दावेदारी यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो ऑलरेडी राज्यसभा सांसद है, कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी कैबिनेट में, उनको यदि दोबारा मैदान में उतारा गया है गुना जैसी सीट पर, जहां पर सिंधिया के कांग्रेस में रहते हुए हराकर सऊद जो केपी सिंह यादव इलेक्शन जीते थे भाजपा के, इस बार सिंधिया को दोबारा गुना में चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। ये कुछ रणनीतिक फैसले हो सकते हैं जिसका असर शायद बाद में नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें जो खबर निकल कर सामने आती वो ये कि शिवराज सिंह चौहान पर दाव लगाया जाना, उनको बेहद सुरक्षित सीट दिशा दी गई है। यानी शायद केंद्रीय नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान की केंद्रीय राजनीति में कोई भूमिका देख रहा है, तो ये अहम है। और जो आपने जिक्र किया सऊद जिन नामों का, नरोत्तम मिश्रा, उनकी दावेदारी अभी बनती है क्योंकि दतिया सीट से अभी नाम नहीं आया है। यहाँ पर उनका नाम हो सकता है। तो कुछ एक सीटें हैं जहां बड़े और चौंकाने वाले दिग्गज नाम सामने आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन संदीप एक चीज जरा समझाइए, विधानसभा चुनाव में जो फॉर्मूला अपनाया गया, ABCD एक लिस्टिंग की गई, बाकायदा सीटें बाकायदा चिन्हित की गई और चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। एक पॉइंट तो सेम है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उम्मीदवारों का नामों का ऐलान, एक रणनीतिक बढ़त, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त, और इन सभी उम्मीदवारों को मौका होगा कि जाइए जनसंपर्क कीजिए और खुल करके प्रचार कीजिए। लेकिन ABCD का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर सिक्योर सीट थी, अभी सांसद हैं, लंबे समय से सांसद रहे, दोबारा उन्हें मौका मिल रहा है। बिल्कुल, और जिन सीटों पर बीजेपी को
विधानसभा चुनाव में बढ़त हासिल नहीं की थी, बहुत अच्छा रिजल्ट वहां नहीं मिला था। यहाँ पर भी शायद वो फॉर्मूला ABCD का अभी लगता नहीं है कि शायद कैंडिडेट के तौर पर उसको कामयाब करने की कोशिश है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी ने ऐसी सीटों पर फील्ड पर मेहनत करने की रणनीति अपनाई है। अपने कैंडिडेट पर भरोसा जताकर अब फील्ड पर मेहनत की जाएगी। और जो पोलिंग बूथ है, बीजेपी ने देखिए टास्क दे दिया है अपने कार्यकर्ताओं को कि हर पोलिंग बूथ पर आपको 370 वोट्स एक्स्ट्रा लेकर आ जाएंगे। इस तरह से आप टोटल जो सीटें हैं यहाँ पर आप 50 से पढ़कर 50 से 55 के बीच में 50% वोट बीजेपी के पक्ष में हासिल कर सकते हैं। अगर एक पोलिंग बूथ पर 370 एक्स्ट्रा अगर मत हासिल कर लिए गए तो शायद ये फॉर्मूला कारगर हो सकता है। तो जो वो तो माइक्रो मैनेजमेंट है। देखिए माइक्रो लेवल पर हर बूथ पर 370 वोट जोड़ लेना, आप समझ लीजिए कि एक लोकसभा सीट पर कितने हजार वोट जुड़ जाएंगे और वो एक पूरी की पूरी टर्निंग फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं जरा आपके पास संदीप। गौरव भी हमारे